मिडिल वाला जो प्लेट है सर, उसमें कोई चार्ज नहीं एक्ट करेगा? नहीं, क्यों नहीं, यहाँ पे -q/2 हुआ, तो यहाँ कितना हुआ, यहाँ पे नेट चार्ज q होना चाहिए, तो ये हो जाएगा 3q/2, 3q/2। तो सेम उतना ही, जितना प्लस यहाँ पे है उतना ही माइनस यहाँ पे हो जाएगा, तो -3q/2। नेट चार्ज 0 है, तो यहाँ पे उतना ही आ जाएगा, +3q/2, +3q/2। फेसिंग सरफेस पे इक्वल एंड अपोजिट, तो ये हो जाएगा -3q/2। नेट सर चार्ज हो आपने जो जाएगा सर क्या। आपने जो फर्स्ट वाला का सर 3q/2 लिखा है सर, आपने क्या उसको थर्ड प्लेट से मतलब कंपेयर करके लिखा है? कंपेयर नहीं किया है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कि इस प्लेट का टोटल चार्ज तो q ही है। अगर इसी पे -q/2 आ गया तो इस फेस पे कितना आएगा, कंजर्वेशन मान लो x है, x और -q/2 इज इक्वल टू टोटल चार्ज q, तो वहां से 3q/2 आ जाएगा। सर इसका कंजर्वेशन प्रिंसिपल पे डिपेंड करता है? हाँ, कंजर्वेशन प्रिंसिपल पे, किसी भी इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड सिस्टम पे टोटल चार्ज तो कंजर्व्ड रहेगा। तो अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होता है तो ये तो हमेशा क्यू ही रहेगा, क्योंकि यहाँ से कोई वायर वायर कहीं कनेक्टेड नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ये चार्ज टोटल मूव नहीं कर सकता है। ठीक है। जी सर। हाँ, जी सर। ठीक है। सर तो वो -q/2 कैसा है सर, थोड़ा फिर से बोलो। नेट चार्ज डिवाइडेड बाई 2, ये दिस टोटल चार्ज हाँ -q डिवाइडेड बाई 2, और फिर जी सर, जी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है, फिर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड विल फाइंड करने के लिए वो सब हो जाएगा। हाँ सर। ठीक है। ठीक है, तो नेक्स्ट नेक्स्ट जो है इसमें है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल एक साथ ही फाइंड करेंगे। पहले रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल देख लेते हैं, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड। लास्ट हमारा ये सॉलिड स्फीयर है, बहुत सारे टाइप के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो चुके हैं, और उसको सॉलिड। सर हाँ बताओ। सर सर वही पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो आप बोले इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा, हाँ, गॉसियन सरफेस लेंगे तो अंदर ही सिर्फ रहेगा, वो वाला एक्सप्लेन कीजिएगा। गॉसियन सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा, सर क्योंकि बीच में से जो ले अच्छा अच्छा, किसी भी मेटेलिक प्लेट जो है, कोई भी मेटेलिक प्लेट, ये प्रूफ करने के लिए बताया था कि जैसे मान लो ये दो मेटेलिक प्लेट हैं, और मेटेलिक प्लेट में हमें चार्ज अलग अलग फेसेस पे फाइंड करना था, तो जहाँ पे हमने लिया था यहाँ पे चार्ज Q2 है, Q1 है और Q2 है, और यहाँ पे चार्ज Q1 है, और यहाँ पे Q2 है। तो इसमें जो है ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पे जो भी है, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, चार्ज हमने मान लिया है, कोई जरूरी नहीं पॉजिटिव, वो पहले बाद में जज करेंगे। Q1 + Q2। अब गॉसियन, इसको गॉस लॉ से फाइंड करते हैं, तो इसके लिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आसानी के लिए क्या करते हैं कि यहाँ पे अगर गॉसियन सर्फेस ले लेंगे तो यहाँ तो चार्ज ही अननोन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही अननोन है, तो फ्लक्स भी अननोन हो जाएगा, ये चार्ज भी अननोन होगा, तो फाइंड कैसे करेंगे। लेकिन एक चीज हमें श्योर शॉट नोन है कि मेटल के अंदर फील्ड जरूर 0 रहेगा, तो जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड नोन है उसी पॉइंट का फायदा लेते हुए हम ये कर लेंगे कि गॉसियन सरफेस को चेंज कर लेंगे, कि इस मेटल के अंदर अंदर और इसके बाहर बाहर, ऐसे ले लेंगे। ठीक है, तो मेटल के अंदर और अंदर हुआ है तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 तो E.ds ही 0 रहेगा, और मेटल के बाहर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, क्योंकि इनफाइनाइट प्लेट में जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो सरफेस के परपेंडिकुलर होगी, तो इसी गैप में ही टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ठीक है, तो इसलिए जहां पे नोन है उसी पॉइंट को यूज करने के लिए, E.ds को कैलकुलेट करने के लिए हमने ये गॉसियन सरफेस इस टाइप का लिया। और यहाँ किसी और टाइप का ले सकते हैं, लेकिन उससे हमारा कैलकुलेशन सॉल्व कहाँ होगा, वो तो बढ़ जाएगा। और आई बात समझ में सिद्धि। जी जी हाँ ठीक है। जी सर। ठीक है, तो नेक्स्ट हम डेराइव करेंगे उसको, सॉलिड स्फीयर वाला। उससे पहले हम लोग देखेंगे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। तो ये रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, तो सबसे पहले ये खास बात इसमें ये है कि फील्ड और पोटेंशियल जो है, इसमें से वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड जो पोटेंशियल है, ये बहुत ही यूनिक और इंपॉर्टेंट रिलेशन है, क्योंकि ये स्केलर और वेक्टर को रिलेट कर दे रहा है, दो डिफरेंट टाइप की क्वांटिटीज को रिलेट कर रहा है। इस सेंस में इसका इंपॉर्टेंस बहुत है।
अब इसमें एडवांटेज क्या है कि हमें वेक्टर को हैंडल करना बहुत ही मुश्किल है। वेक्टर को ऐड करने के लिए हमें ध्यान देना पड़ता है डायरेक्शन, स्केलर को ऐड करने में कुछ नहीं करना है। तो बहुत सारी केसेस में जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे, अभी तो मान लो कम है, बाद में थोड़ा और प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आएगा ये कि जो वोल्टेज है, वोल्टेज को ऐड करना, फाइंड करना, उसका इक्वेशन लिखना, ये बहुत आसान चीज है। तो वोल्टेज हम स्केलर को हैंडल करना भी आसान है, तो स्केलर फाइंड करेंगे और स्केलर से फिर वेक्टर पे मूव कर जाएंगे, ऐसे कर सकते हैं। या कहीं पे ये नोन है तो हम यहाँ से ये फाइंड कर सकते हैं। तो एक तरह से ये हमारे कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए ये एक टूल है। दूसरा है कि इस पे स्पेसिफिक क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो ये बताया ही था कि इसको हम कैसे फाइंड करते हैं, कि जो हमारी डेफिनेशन थी, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू चेंज इन, सर और कोई कलर ले जाए ना? ये चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा हाँ, इसका बेस कलर तो येलो था। तो dw इज इक्वल टू q इंटू dv। और फिर वर्क एनर्जी थ्योरम यूज किया था। वर्क एनर्जी थ्योरम में वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल, ये था माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल। तो ये हो जाएगा q इंटू डी वी। q इंटू डी वी में ये इलेक्ट्रिकल का वर्क डन हम जानते हैं, q इंटू ई फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, तो ई डॉट डी आर इज इक्वल टू q इंटू डी वी। क्यू क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये जो है माइनस था यहाँ पे, तो जो चेंज इन पोटेंशियल होगा दैट इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, डी वी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। यस सर। तो इसमें ये देखोगे, ये जो स्केलर क्वांटिटी है dv, स्केलर क्वांटिटी है, डॉट प्रोडक्ट से आ रहा है, तो dv इज इक्वल टू माइनस ई मैग्नीट्यूड ऑफ e इंटू डी आर इंटू कॉस थीटा। अब dv है चेंज इन पोटेंशियल। चेंज इन पोटेंशियल पॉजिटिव कब होगा? पॉजिटिव कब होगा? चेंज इन पोटेंशियल पॉजिटिव होने का मतलब क्या हुआ कि पोटेंशियल की वैल्यू इंक्रीज कर रही है। कहीं पे भी इंक्रीज और चेंज पॉजिटिव का मतलब ये हुआ कि जब ये पोटेंशियल इंक्रीज करे, तो पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा होगा तो पॉजिटिव, और नेगेटिव हो रहा होगा तो डिक्रीज कर रहा होगा। तो सबसे मैक्सिमम इंक्रीज कब करेगा? डीवी पॉजिटिव कब होगा? डीवी अगर पॉजिटिव है, इसका मतलब कॉस थीटा क्या है? कॉस थीटा नेगेटिव नेगेटिव होना चाहिए, नेगेटिव मतलब थीटा क्या होना 180 चाहिए? डिग्री ग्रेटर देन 90, 90 से ज्यादा हो और 180 के बराबर हो, 180 डिग्री। अगर ऐसा हो। अब इंक्रीज तो कर रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा इंक्रीज कब करेगा? जब इसकी वैल्यू क्या हो जाए? एग्जैक्टली -1 हो, सबसे मिनिमम वैल्यू होगी, तो डीवी सबसे मैक्सिमम होगा, सबसे मैक्सिमम होगा और पॉजिटिव होगा। तो कॉस थीटा नेगेटिव होने का मतलब थीटा की वैल्यू होनी चाहिए 180 डिग्री। अब थीटा 180 डिग्री अगर हुआ तो डीवी इज इक्वल टू ई इंटू डी आर। अब dv इज इक्वल टू 180 इंटू डी आर, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कोई कंसीडर करते हैं और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मान लो दिया हुआ है कि ऐसा कोई पाथ है, कोई पर्सन जो है ये डिफरेंट डिफरेंट पाथ के लॉन्ग जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, 2-2 सेंटीमीटर हर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, 2-2 सेंटीमीटर हर डायरेक्शन में मूव कर रहा है। पूछा गया कि इसमें से किस पाथ के थ्रू मैक्सिमम चेंज इन पोटेंशियल या मैक्सिमम इंक्रीज इन पोटेंशियल होगा। तो जिस पाथ के लिए क्या होगा, ये माइनस 180 डिग्री 180 डिग्री होगा। मतलब क्या हुआ कि अगर मैक्सिमम चेंज हमें देखना है तो हमें किस डायरेक्शन में मूव करना है? एंटी पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। कि कभी भी अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल इंक्रीज होगा और सबसे मैक्सिमम रेट से इंक्रीज होगा। यहाँ भी हम अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं बट एंगल जो है कुछ कम है, तो यहाँ पे जो है कम इंक्रीज होगा, यहाँ से आ जाएंगे तो थोड़ा चेंज आएगा, बट यहाँ से आ जाएंगे तो ज्यादा चेंज आ जाएगा। इसी एक इक्वेशन को परपेंडिकुलर वाला। इसी को हम दूसरे तरीके से देख सकते हैं कि ये चेंज नेगेटिव कब होगा? नेगेटिव कब होगा? वो यहाँ से dv अगर नेगेटिव होगा, नेगेटिव कब होगा? जब cos थीटा पॉजिटिव होगा। cos थीटा पॉजिटिव तो बहुत सारे केस में हो सकता है, जब थीटा 0 से ज्यादा हो और 90 से कम हो। तो सबसे मैक्सिमम डिक्रीज कब होगी? जब वो जीरो माइनस पे ई डी आर कॉस 0 डिग्री हो, अगर थीटा जो है वो 0 डिग्री के बराबर हो। मतलब ये चेंज है लेकिन मैक्सिमम डिक्रीज कर रहा है, माइनस ई इंटू डी आर। इसका मतलब है कि कभी भी हम फील्ड के डायरेक्शन में जाते हैं तो पोटेंशियल डिक्रीज करता है। फील्ड के डायरेक्शन में अगर मूव करते हैं तो पोटेंशियल डिक्रीज करता है, मैक्सिमम रेट से डिक्रीज करता है।
और फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो मैक्सिमम रेट से इंक्रीज करेगा। ये पॉइंट जो है स्टार्टिंग में जैसे केवीएल किरचॉफ्स लॉ हम लोग लिख रहे थे, किरचॉफ्स लॉ में ये बताया था कि फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीजेस। तो वो क्यों होता था? क्योंकि करंट उसी डायरेक्शन में होती है जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अगर हम मूव करते जाएंगे तो पोटेंशियल क्या होगा? डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो ये पोटेंशियल डिक्रीज हो गया। पोटेंशियल डिक्रीज फील्ड के डायरेक्शन में, पोटेंशियल डिक्रीज फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, पोटेंशियल इंक्रीज। तो अगर ऐसे ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स है मान लो ए बी सी है, तो ऑब्वियसली हाई पोटेंशियल पे कौन सा होगा? सबसे हाई पोटेंशियल पे होगा ए के बाद जो नेक्स्ट होगा उसमें होगा बी, और फिर नेक्स्ट होगा वो हो जाएगा सी। फील्ड के डायरेक्शन में चलते जाएंगे, पोटेंशियल डिक्रीज होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट इसी से ये है कि अगर थीटा 90 डिग्री है, थीटा 90 डिग्री है, मतलब डीवी क्या हो जाएगा? डीवी 0 हो जाएगा। ये डीवी इज इक्वल टू माइनस ई डी आर कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 ये हो जाएगा 0, डीवी इज इक्वल टू 0, चेंज इन पोटेंशियल 0 हो जाएगा, मतलब वी क्या हो जाएगा? वी हो जाएगा कांस्टेंट। पोटेंशियल कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब अगर हम परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाएंगे तो कभी भी पोटेंशियल में चेंज नहीं होगा। तो जैसे यहाँ से अगर हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और ये एक यूनिफॉर्म फील्ड है, यूनिफॉर्म फील्ड है, तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर कोई मूव करता है और ये 3 पॉइंट्स अगर उसको मिलते हैं, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, तो इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होगी इसके वजह से पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। V1 और 2 और 3 सबके पोटेंशियल सेम हो जाएंगे। ठीक है, तो याद करोगे जैसे कि वोल्टेज सिमेट्री हम लोग देखते थे, वोल्टेज सिमेट्री परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अलोंग। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर एग्जैक्टली सिमेट्रिकल टाइप का होता था तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाने से पोटेंशियल कभी भी चेंज नहीं होता है। तो इनको हम बोलेंगे दीज आर इक्वी पोटेंशियल पॉइंट, इक्वी पोटेंशियल पॉइंट जिनके पोटेंशियल सेम है। इक्वी पोटेंशियल पॉइंट पोटेंशियल सेम है, तो ये तो 2 डायमेंशन में है ना, तो ये लाइन बन गई एक 2 डायमेंशन में है, तो ये तो लाइन बन गई। अगर ये 3 डायमेंशन में होता, जैसे पूरा एक ट्यूब में अगर ऐसे होता, तो ये क्या होता? ये ऐसे अगर मान लो एक डक्ट टाइप का होता जिसमें कि ये ऐसे यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस होती, तो हम इस परपेंडिकुलर सरफेस पे लोकेटेड क्या कर सकते हैं? एक सरफेस बना सकते हैं, ऐसे प्लेट टाइप का, प्लेट टाइप का फॉर्म हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? इक्वी पोटेंशियल सरफेस, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो जब इक्वी पोटेंशियल सरफेस हम जानते हैं तो हमेशा इक्वी पोटेंशियल सरफेस कौन सा सरफेस है? दीज आर द सरफेस व्हिच जॉइंस द which has the potential same throughout, which has the same potential throughout the surface। कि सेम पोटेंशियल है इसका कहीं पे भी हम देखेंगे। तो अगर फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इक्वी पोटेंशियल सरफेस लोकेटेड है तो सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भी क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो याद करोगे एक जो है इसमें कंडक्टर में प्रॉपर्टी बताया था, कंडक्टर में प्रॉपर्टी बताया था कि कंडक्टर के अंदर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड 0, अभी कंडक्टर पढ़ेंगे भी, तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है तो इस रिलेशन को यूज करोगे, डीवी जो है 0 हो जाएगा या वी हो जाएगा कांस्टेंट। जब v कांस्टेंट है तो थ्रू आउट यहाँ पे पोटेंशियल कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट करते करते कहाँ तक जाएंगे? सरफेस तक। तो मतलब जो कंडक्टर का सरफेस है वो कंडक्टर का सरफेस क्या है? इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो जब कंडक्टर का सरफेस इक्वी पोटेंशियल है तो हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो कैसे होती हैं? वो हमेशा इक्वी पोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होती हैं। तो इसीलिए बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। तो उसका एक्सप्लेनेशन यही है, उसका एक्सप्लेनेशन यही है। ठीक है, तो अब इसमें हमें इक्वी पोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना होगा और इक्वी पोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टीज लिखनी होंगी। तो प्रॉपर्टीज यहाँ पे वही है। तो तुम्हें 3 पॉइंट्स जो है समझने हैं कि जो फील्ड इंक्रीज होता है पोटेंशियल की फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन। हम बताओ बताओ सर इलेक्ट्रिक फील्ड तो 3 डिमेंशनल होता है सर। इलेक्ट्रिक फील्ड एक प्लेन में भी हो सकता है। हाँ सर, बट सर अगर 3 डिमेंशनल है हाँ सर और हम लोग सर, तो वो प्लेन में भी लाई कर रहा होगा और XYZ
कोऑर्डिनेट पे भी लाई कर रहा होगा। हाँ 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 तो हाँ सर अगर हम लोग प्लेन के रेस्पेक्ट में 90 डिग्री में मूव करेंगे तो सर हाँ। एक्स वाई जेड प्लेन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा। जैसे देखो, एक दो इक्वी पोटेंशियल सरफेस अगर हम ड्रॉ करते हैं, इक्वी पोटेंशियल सरफेस अगर ड्रॉ करते हैं, जैसे मान लो कि ऐसा फील्ड लाइंस दिया हुआ है, ऐसा फील्ड लाइंस दिया हुआ है। अब अगर इसकी इक्वी पोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना है तो हम क्या करेंगे, इसके परपेंडिकुलर एक लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे, इसके परपेंडिकुलर एक लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे, ये 90 डिग्री होगी, ये 90 डिग्री होगी, और इसके परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ करेंगे 90 डिग्री। अब इसको फ्री हैंड से ऐसे ज्वाइन कर देंगे, ऐसे टाइप का हो जाएगा। फिर यहाँ पे ऐसे जो है ऐसे परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर ऐसे जो है ज्वाइन कर देंगे, ये हो जाएगा। तो ये हो जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और ये हो जाएंगे इक्विपोटेंशियल लाइन। अब इक्विपोटेंशियल लाइन तो ये हो जाएगा इक्विपोटेंशियल सरफेस। मतलब अकॉर्डिंगली जो 3 डायमेंशनल बोल रहे हो वो उसके अकॉर्डिंगली, ऐसा नहीं कि मतलब एक प्लेन होगा, ऐसा नहीं कि प्लेन होगा तो वो कुछ कट कर जाएगा वो सारे सेम वाले पोटेंशियल को ज्वाइन करने से हमें मिलेगा। जैसे पॉइंट चार्ज अगर हम देखते हैं, पॉइंट चार्ज की वजह से इक्विपोटेंशियल जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो कैसे रेडियली आउटवर्ड है, रेडियली आउटवर्ड है ये। अब इसमें इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे मिलेगा, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर। तो ये हमने इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसे ड्रॉ कर दिया, इसको जो है इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसे ड्रॉ कर देंगे, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस हो जाएगा ये स्फेरिकल, ये जो है स्फेरिकल। तो ये 2-3 इक्विपोटेंशियल सरफेस पॉइंट चार्ज की वजह से हो जाएंगे, पॉइंट चार्ज की वजह से। पोटेंशियल लिखना है तो मगर मान लेते हैं कि ये 40 वोल्ट का है, मान लेते हैं, तो फील्ड के डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल कुछ डिक्रीज करेगा। डिक्रीज करने के लिए हम लिख सकते हाँ हैं सर। 30 वोल्ट, 30 वोल्ट के बाद ये लिख सकते हैं 20 वोल्ट। तो इस तरीके से इक्विपोटेंशियल सरफेस हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन से हम इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो ड्रॉ करना पता है कुछ कुछ, वही यस सर। पैटर्न्स, उसी पैटर्न्स के परपेंडिकुलर हम इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कर सकते हैं। तो पहला चीज है जैसे डाइपोल के वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा, प्लस प्लस जो चार्जेस हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस लिखा होगा प्रॉपर्टीज में, तो वो प्रॉपर्टीज जो है उनको याद रख लेना है हमको कि इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टी क्या है। देयर इज जो दीज आर द सरफेसेस विच हैज सेम पोटेंशियल थ्रू आउट, ये जो है ये इक्विपोटेंशियल सरफेस, दीज आर द सरफेसेस विच हैज सेम पोटेंशियल थ्रू आउट सरफेसेस, पहला पॉइंट हो जाएगा ये फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट हो जाएगा सो द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट इन मूविंग द चार्ज इन द इक्विपोटेंशियल सरफेस इज जीरो। कि कोई भी अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस में वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट क्या होता है, डी डब्ल्यू एक्सटर्नल, तो डी डब्ल्यू हो जाएगा डी डब्ल्यू एक्सटर्नल इज क्यू इंटू डी वी। जब पोटेंशियल में चेंज ही जीरो है तो क्या हो जाएगा, ये पोटेंशियल में चेंज जीरो है तो वर्क डन भी जीरो हो वर्क जाएगा। डन भी जीरो हो जीरो जाएगा। हो नेक्स्ट जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा वर्क डन जीरो। इक्विपोटेंशियल सरफेस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते नहीं है। क्यों नहीं करते हैं कि अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो फिर से वही पॉइंट कि जहां इंटरसेक्ट करेंगे वहां पे क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की 2 डायरेक्शन इलेक्ट्रिक हो फील्ड जाएंगी, का 2 डायरेक्शन। विच इज नॉट पॉसिबल। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। और फिर वही क्लोजनेस वाली प्रॉपर्टी कि क्लोजर द इक्विपोटेंशियल सरफेस स्ट्रॉन्गर द इलेक्ट्रिक फील्ड, स्ट्रॉन्गर द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये कुछ पैटर्न ड्रॉ किया हुआ है कि अगर ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ये सरफेस जो अभी हम लोग ड्रॉ कर रहे थे, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गया। फिर उसके बाद जो है ये इंटरसेक्शन वाली प्रॉपर्टी हो गई। इंटरसेक्शन के बाद फिर वो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हो गई तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव पॉइंट चार्ज की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया। ये जो है लाइन की, ये देखो ड्रॉ द इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इस चीज को करना है कि इनफाइनाइट चार्ज सरफेस की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा है, पॉइंट चार्ज की वजह से कैसा है, लाइन चार्ज की वजह से कैसा है, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से कैसा है, लाइक चार्जेस। ये जो है 5-6 ड्रॉ करना है, 5-6 बस ड्रॉ करना है कि सारे जितने वजह से हम फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हैं उन्हीं की वजह से। इसको जो है आज ड्रॉ कर लेना खुद से, ठीक है। ये 5 यस जो है सर। इसको ड्रॉ हाँ करना। सर।
तो इसको ड्रॉ करोगे। नेक्स्ट में हम लोग और अगर डाउट होगा तो इसको पूछ लोगे। ये जो है क्वेश्चन इसके आगे देखेंगे हम। इसके बाद देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर। या मान लो वो देख लेते हैं। चार्ज सरफेस स्फीयर सॉलिड स्फीयर यूनिफॉर्मली, वाला हाँ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। तो यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर तो ऑब्वियसली वो क्या होगा, नॉन कंडक्टिंग होगा। तो ये यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज स्फीयर। ये चार्ज स्फीयर जो है, चार्ज स्फीयर वो नॉन कंडक्टिंग होगा, क्योंकि कंडक्टिंग में जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता है वॉल्यूम चार्ज, नॉन कंडक्टिंग। तो नॉन कंडक्टिंग है ये एक चार्ज स्फीयर है। इस चार्ज स्फीयर की चार्ज डेंसिटी सपोज की गिवन है, वो है रो, और टोटल चार्ज है कैपिटल क्यू, रेडियस है कैपिटल आर। ये डेरिवेशन नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं है, बट एक क्वेश्चन है सॉल्व एग्जांपल में ही है, न्यूक्लियस मॉडल के ऊपर। तो ये उसको अप्लाई करके क्वेश्चन आ हाँ सकता सर है। बहुत सारा हम्म। नहीं आया वो कुछ। तो ये रो है, क्यू है और आर है यहाँ से। अब इसमें से हम रेडियस ले लेते हैं, गॉसियन सरफेस ले लेते हैं। गॉसियन सरफेस हमें फाइंड करना है इनसाइड पॉइंट के लिए और आउटसाइड पॉइंट के लिए। तो इनसाइड पॉइंट और आउटसाइड पॉइंट के लिए फाइंड करना है। ये गॉसियन सरफेस हम ले लेते हैं, इनसाइड गॉसियन सरफेस है, और ये एक आउटसाइड गॉसियन सरफेस है। इनर का जो है नाम बोल देते हैं, ये है S1 और ये है S2। गॉस लॉ अप्लाई करना है। सबसे पहले हम आउटसाइड के लिए कर लेते हैं कि आर जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल आर है। आउटसाइड पॉइंट के लिए अगर देखेंगे तो आर जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल आर, आउटसाइड पॉइंट के लिए। तो आउटसाइड पॉइंट के लिए हम लिख लेंगे गॉस लॉ, ई डॉट डी एस इज इक्वल ओवर S2 इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज। टोटल ही चार्ज इनक्लोज है क्यू। हाँ अब सर वही है, वही लिखेंगे, हाँ एरिया एरिया वेक्टर है और ये सरफेस है। सिमेट्री से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया, एरिया वेक्टर फाइंड किया, एंगल 0 डिग्री है। ये जो इवेल्युएट करने के बाद आ जाएगा E इंटू 4πr² इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ऐसा करने के बाद यहाँ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इसको पुट कर देंगे। वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसा आ जाएगा, सिंपल पॉइंट चार्ज के जैसा, कि अगर स्फीयर है तो ये कैसे बिहेव कर रहा है, KQ/r², रेडियली आउटवर्ड चाहे तो यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं। तो बाहर में कोई टेंशन ही नहीं, बाहर में जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है कैसे पॉइंट चार्ज के जैसा, वैसा ही जो है हम पोटेंशियल भी लिख लेंगे। पोटेंशियल भी कैसा ही रहेगा, वो भी पॉइंट चार्ज की तरह से ही रहेगा, वो हो जाएगा KQ डिवाइडेड बाई R। तो ये हो जाएगा पोटेंशियल, और ये तो स्केलर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन वायरेक्शन कुछ नहीं है। तो बाहर के लिए लिखना है तो टोटल चार्ज को सेंटर पे मान के हम फील्ड भी लिख सकते हैं, पोटेंशियल भी लिख सकते हैं, कुछ खास बात नहीं है। जो टेंशन है वो इनर पॉइंट के लिए है। इनर पॉइंट के लिए अगर देखो, इनर पॉइंट के लिए हम गॉस लॉ यहाँ पे अप्लाई करते हैं फॉर r लेस देन r के लिए। r लेस देन r इनसाइड पॉइंट है, गॉसियन सरफेस ये S1 वाले पे है। तो S1 पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई, गॉस लॉ अप्लाई करते हैं, E डॉट डी एस ओवर S1 इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड। चार्ज इनक्लोज्ड कितना हो जाएगा, रो इंटू 4/3πr³ डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये हो जाएगा टोटल चार्ज इनक्लोज्ड। और इसको इवैल्यूएट करेंगे, क्या आएगा, वही इलेक्ट्रिक फील्ड तो परपेंडिकुलर है, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर है, एंगल 0 डिग्री है, तो E डॉट डी एस हो जाएगा E इंटू 4πr²। तो इज इक्वल टू रो इंटू 4/3πr³ होल डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से आ जाएगा ये कि ρr/3 एप्सिलॉन नॉट, ये कैंसिल आउट कर दोगे तो ये कैंसिल आउट करोगे तो 4πr² कैंसिल, 4πr² कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू ρr/3 एप्सिलॉन नॉट। वेक्टर फॉर्म में देखेंगे तो ये हो जाएगा आर वेक्टर। आर ही वेक्टर है, रेडियल डायरेक्शन में है, तो रेडियल डायरेक्शन में जो पोजीशन वेक्टर है वही हो जाएगा ये आर वेक्टर। तो यहाँ से जो हो जाएगा फॉर्मूला ρr/3 एप्सिलॉन नॉट KQ/r²। अगर इनको हम रिप्रेजेंट कर देंगे ग्राफ में तो कैसा हो जाएगा, E वर्सेस R का ग्राफ, कि इनसाइड के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है,
तो यूनिफॉर्मली Linear. चार्ज सरफेस के लिए ये हो जाएगा लीनियर स्ट्रेट लाइन में जाएगा, और ऐसा कहाँ तक चलेगा, ऐसा चलता रहेगा हमारा कैपिटल आर तक। उसके बाद 1/r² से चलेगा, 1/r² से ऐसे ऐसे चलेगा। तो ये 1/r² के प्रोपोर्शन में है, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है। तो ये एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए भी सेम वैलिड है। सेम हम अर्थ के लिए भी ग्रेविटेशनल फील्ड ऐसे फाइंड कर सकते हैं, सेम फॉर्मूला ρr/3ε0 कंपेयर करके। तो ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का ग्राफ हो जाएगा। ठीक, तो ρr/3ε0 याद रखना है, ρr/3ε0 मैक्सिमम, और आउटसाइड के लिए हो जाएगा ये। तो अब इसमें ρr/3ε0 तो आ गया। अब टेंशन है पोटेंशियल फाइंड करने की। पोटेंशियल फाइंड करने में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड पता होना चाहिए, तभी हम पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं। तो ये मान लिया r डिस्टेंस पे हमें फाइंड करना है। ये पॉजिटिव चार्ज था, ये पॉजिटिव चार्ज था, और चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम है रो, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम है रो। तो अब पोटेंशियल फाइंड करेंगे तो इक्वेशन तो यूज करेंगे dv = -E.dr। किसी पॉइंट का पोटेंशियल फाइंड करना है तो वो हो जाएगा इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेट करने के लिए हमें यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, लेकिन इसको इंटीग्रेट नहीं करेंगे 0 से r तक। क्यों? क्योंकि ना 0 पे पोटेंशियल पता है, ना यहाँ पे पोटेंशियल पता है। ठीक है, ये नहीं सोचना है कि पोटेंशियल 0 है। 0 पे तो कोई पोटेंशियल हमें पता ही नहीं है, इनसाइड पॉइंट पे पता ही नहीं है। अगर पता होता तो r0 पुट करने से उसकी वैल्यू आ जाती। तो यहाँ पे हमें पोटेंशियल पता नहीं है, इसलिए यहाँ से यहाँ तक हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते। हमें सिर्फ एक ही पॉइंट का पोटेंशियल पता होता है, और वो है इन्फिनिटी का। इन्फिनिटी का पोटेंशियल हम जानते हैं 0 है। तो हम इंटीग्रेशन में क्या कर लेंगे, यहाँ मूव करेंगे और इंटीग्रेशन की लिमिट पुट कर देंगे फ्रॉम r टू इंफिनिटी। ये हो जाएगा 0। ठीक है, यहाँ पे dv = -E.dr का इंटीग्रेशन है, और ये r से इंफिनिटी। तो r से इंफिनिटी में जाएंगे तो यहाँ तो dv का इंटीग्रेशन हो जाएगा v, लिमिट पुट करेंगे 0 -v, तो यहाँ पे -v आएगा, और ये माइनस है वो दोनों मिलके प्लस हो जाएगा। तो ये इक्वेशन को हम लिख सकते हैं v = E.dr। dr भी इसी डायरेक्शन में है, फील्ड हमने रेडियल डायरेक्शन में लिया है, तो इसको हम लिख सकते हैं E.dr cos 0 डिग्री एंड फ्रॉम r टू इंफिनिटी। अब प्रॉब्लम ये है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू आउट सेम नहीं है। इनसाइड के लिए कुछ अलग फॉर्मूला है, आउटसाइड के लिए कुछ अलग फॉर्मूला है। इनसाइड में तो हम क्या करेंगे, इस इंटीग्रेशन को ब्रेक कर लेंगे फ्रॉम r टू सरफेस। अब वहां पे फॉर्मूला है ρr/3ε0 इंटू dr, और फिर सरफेस से जाएंगे इंफिनिटी तक, जहां पे फॉर्मूला है kq/r² इंटू dr। आई बात समझ में कि हमें रेफरेंस पोटेंशियल नहीं पता Yes, था। sir. इसके लिए क्या किया हमने कि उसको 0 से इंफिनिटी तक के लिए इंटीग्रेट किया, और फॉर्मूला चेंज हो रहा है तो इंटीग्रेशन की लिमिट भी चेंज कर देंगे। ये डेरिवेशन कभी नहीं आएगा, फॉर्मूला याद रखना है। जेई के एग्जाम में हो सकता है कुछ रो वेरिएबल करके आ जाए कि चार्ज डेंसिटी वेरिएबल है, तो हम ये अप्रोच फॉलो करेंगे। तो वहाँ पे सारे फॉर्मूले जैसे कैलकुलेट किए गए वैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये तो हो जाएगा ρ/3ε0, और r का हो जाएगा r²/2, तो ये हो जाएगा कैपिटल R²/2 माइनस स्मॉल r²/2, और प्लस यहाँ पे हो जाएगा KQ 1/r² का इंटीग्रेशन माइनस 1/r, ये हो जाएगा r से इंफिनिटी। तो लिमिट पुट कर देंगे -1/∞, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा ρr/3ε0 ρr/3ε0 ρ/3ε0 और r² माइनस r² होल डिवाइडेड बाई 2 और प्लस KQ/r, KQ/r लिमिट पुट करने के बाद अब इसको जो है कन्वर्ट करना है कि रो को हमें पुट करना होगा Q के टर्म्स में। तो रो इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई 4/3πr3। ये है, चार्ज यूनिफॉर्म है, ये हो जाएगा Q डिवाइडेड बाई 4/3πr3। तो देखो थोड़ा सा रीअरेंजमेंट इसमें करना पड़ेगा बस, ताकि कुछ याद रखने वाले फॉर्मेट में कंपेयर लिख पाए। तो Q डिवाइडेड बाई 4/3πr3, ये हुआ रो 1/3ε0, r² माइनस r² डिवाइडेड बाई 2, यही वाला टर्म है थोड़ा बेकार, KQ/r। तो यहाँ से देखो कुछ कैंसिल आउट हो रहा होगा, नहीं हो रहा है, अच्छा ठीक है, नहीं हो रहा है तो मत हो, हाँ 3 तो हो जाएगा। और ये 4πε0 को हम बोल देंगे K, और यहाँ से Q, ये Q है, तो हम कॉमन ले लेंगे,
के क्यू हम कॉमन लेंगे, के क्यू बाई 2r³। 2 भी कॉमन ले लिया तो कहोगे कि 2 तो इधर तो नहीं है, तो हम ऐसे कर देते हैं इंटू 2 इंटू r² इंटू r² इंटू 2। तो अब ये सेम 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, r² से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो यहाँ पे देखो k, ये जो k है, q है और 2r³ ये टर्म यहाँ पे भी आ गया और यहाँ पे भी है, ये 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट मिलके हो जाएगा k q बाई 2 यहाँ पे और r³। तो 2r³ कॉमन ले लिया, कॉमन लेने से ये क्या हो जाएगा r² माइनस r² और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 2r²। तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा ये इक्वेशन हो जाएगा k³ बाई 2r³ 3r² माइनस r²। ये हो जाएगा पोटेंशियल का फॉर्मूला। और यहाँ पे देखोगे इनसाइड पॉइंट पे, ये था इनसाइड पॉइंट के लिए, और आउटसाइड पॉइंट के लिए तो बस वही मासूम इक्वेशन k³/r पॉइंट चार्ज के जैसा जो चल रहा है, बस वही है। ये तो अब बाहर सब कुछ आसान है यहाँ पे। अब इसमें हमें v वर्सेस r का ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा, तो हम देखेंगे कि v और r का जो फंक्शन है वहां पे स्क्वायर आ गया। तो याद करोगे काइनेमेटिक्स में कि कभी भी अगर r² का कोफिशिएंट नेगेटिव होता था तो डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला टाइप का होता था। तो डाउनवर्ड ओपनिंग Yes, sir. पैराबोला होता था, तो यहाँ से ये पैराबोलिक वेरिएशन होगा और ऐसा ग्राफ कहाँ तक चलेगा, सरफेस तक चलेगा। तो ये डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला r इज इक्वल टू 0, R तक r इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3k³ बाई 2r। r 0 पुट करेंगे तो 3k³ बाई 2r आएगा और वहां से डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला, ऐसा पैराबोलिक ग्राफ हम ड्रॉ करते जाएंगे और ये कहानी चलेगी कहाँ तक, r इज इक्वल टू R तक। इसके बाद जो है फंक्शन चेंज हो जाएगा, 1/r से जाएगा तो ये 1/r से ऐसे वेरी करेगा। अगर सरफेस पे पोटेंशियल देखोगे तो सरफेस पे पोटेंशियल हो जाएगा k³/r, K∆Q/r। तो ये एक चेक है कि जो सेंटर पे पोटेंशियल है दैट इज इक्वल टू 3/2 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल ऑफ सरफेस। कि इन केस हमको याद नहीं है कि ये 3r² है कि r² है, r³ है कि r² है, तो हमारे पास एक चेक दिमाग में रहना चाहिए कि सॉलिड स्फीयर के सरफेस पे जितना पोटेंशियल होगा सेंटर पे उसका 1.5 टाइम्स होगा। तो इससे जो है अगर सेंटर के पोटेंशियल से रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि मोस्टली आता है तो तुरंत जो है आंसर लिख पाओगे। ठीक है, समझ पाए? तो ऊपर जो इंटीग्रेशन Yes, बोले ना sir. सर 0 से R तक नहीं कर पाएंगे, वो थोड़ा फिर से बोल दीजिए। 0 से r तक इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि सेंटर पे यहाँ पे अगर 0 से r तक करते तो पोटेंशियल भी हमको पुट करना पड़ता जीरो का पोटेंशियल। अभी देखो जीरो का पोटेंशियल तो हमने फॉर्मूले से कैलकुलेट किया ना, फॉर्मूले से कैलकुलेट किया, वो कैलकुलेट नहीं कर पाते पहले, तो पता चला कि r पे भी अननोन है। अगर r से 0 करते या 0 से r करते तो यहाँ का पोटेंशियल भी अननोन है, यहाँ का पोटेंशियल भी अननोन है, तो फिर फाइंड कैसे करेंगे? फिर तो दो अननोन क्वांटिटी आ जाएगी इंटीग्रेशन के बाद, v1 माइनस v2। हाँ सर, ठीक है, अच्छा, हाँ तो उसी yes. टाइप का ये आ जाएगा v1 प्लस सम फंक्शन। तो वही हो जाएगा, तुम्हारा घर कहाँ है, मेरे घर के सामने, मेरा घर कहाँ है, तुम्हारे के सामने, दोनों कहाँ है, आमने सामने। तो वही कहानी हो जाएगी, v1 क्या है, v2 प्लस ये है, v2 क्या है, v1 माइनस ये है। अबे v1 v2 दोनों क्या है पता नहीं है वो तो इसलिए ये टेक्निक जो है यूज करना पड़ेगा इसमें।